Hi. So let's see what we have today for everyone. So as you all are aware that we are talking about the store manager, how to become a good store manager and are what are the skill a person should have to be a good store manager, correct? Or what are the qualities you should have and how you are understanding about the store business and all the things. So keeping all these things in mind, we had a two different chapters. So chapter one got completed, and this is the last video related to chapter two. So if you want to see other videos also, you can go to my channel and you can see all the things. Okay. So let's see what we have today for everyone. सो सभी लोग को नमस्कार। तो आज का वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक तो हमने बहुत सारे टॉप स्टोर मैनेजर्स के ऊपर किया है कि कैसे एक अच्छा स्टोर मैनेजर बन सकते हैं और एक अच्छे स्टोर मैनेजर की क्या क्वालिटी हो सकती है या उसके पास क्या क्या स्किल होने चाहिए। सो लेट्स सी। So yes, we have understood who is a retail store manager. So no talk on this. हम समझ चुके हैं कि retail store manager कौन होता है, तो इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी. So chapter two. So under chapter two, what are the things we have completed till now? Let's see. So visible, invisible. Yes, this was the main, core topic. So under that, we got a six different topic like skills and qualities, challenges faced by store managers, benefits of effective store management, best practices for store managers, technology in store management, future of store management. Okay. So we had a talk on skills and qualities. Yes, of course, we had a lot of deep discussion related to challenges faced by the store managers. Correct. Then yes, we have again talk on benefits of effective store management. Yes, best practices for store managers. The last video, what I had, in mind, it was related to technology in store management, and this topic is today's topic. So let's see what I'm going to talk about this. So future of store management. एक स्टोर मैनेजमेंट का भविष्य क्या हो सकता है, करेक्ट? कैसे फ्यूचर में वो काम करेगा और किन किन चीजों का एक जो स्टोर मैनेजर होता है या फिर जो रिटेल बिजनेस होता है जहाँ पे प्रोडक्ट बेचा जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस में, उसके लिए क्या क्या हेल्प ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट है ओमनी चैनल रिटेलिंग एंड सेमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। सो अब ओमनी चैनल क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें एक और वर्ड को समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं मल्टी चैनल। ओके। ओमनी चैनल मार्केटिंग एंड मल्टी चैनल मार्केटिंग बोथ आर डिफरेंट। अब ओमनी चैनल क्या होता है कि जैसे आपके पास मल्टीपल बिजनेस के चैनल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हो सकता है कि आप ऑनलाइन के थ्रू बिजनेस करते हो, आपका से स्टोर भी उसके थ्रू भी बिजनेस करते हो, फिर आपके पास कंसल्टेंट हो, उसके थ्रू बिजनेस करते हो, फिर आपके पास हो सकता है कि ट्रेड बिजनेस हो जहाँ पे आपका कंट्रोलिंग कम होता है, वैसा बिजनेस हो। करेक्ट। तो ये सारे ना मल्टीपल चैनल हो गए। अब इन्हीं मल्टीपल चैनल में एक तरह का एक्सपीरियंस देना कस्टमर को, कस्टमर कहीं भी जाए कुछ भी करो उसको एक जैसा ही सब कुछ मिलेगा, उसको बोलते हैं ओमनी चैनल। अब दूसरी तरीके से समझते हैं कि ओमनी चैनल क्या होता है। मान के चलिए कि आपके पास चार डिफरेंट शॉप है, ठीक है? अब चार डिफरेंट शॉप चार डिफरेंट सिटी में है, करेक्ट? अब हो सकता है कि वहां पे कुछ यूनिक चीजें हो उस स्टोर से संबंधित, लेकिन जब भी कोई कस्टमर आपके स्टोर में जाएगा तो बात करने का तरीका, बिजनेस क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या है, उससे संबंधित सर्विसेज क्या है, वो एक जैसी होंगी चार स्टोर में। करेक्ट। आप एक थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन करता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक डिपार्टमेंट है जो कम्युनिकेट करता है थ्रू ईमेल, मतलब ईमेल के जरिए बिजनेस लाता है। एक डिपार्टमेंट है जो सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस लाता है। एक डिपार्टमेंट है जो फिजिकल स्टोर है उसके थ्रू बिजनेस लाता है, करेक्ट। और एक डिपार्टमेंट और है जो ऑनलाइन बिजनेस लाता है, वेब पोर्टल वगैरह। और एक और डिपार्टमेंट है
जो जैसे लार्ज वेबसाइट होते हैं जहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आप इस इतने सारे डिपार्टमेंट में एक जैसा एक्सपीरियंस कस्टमर को कैसे दे सकते हैं? तो एक जैसा एक्सपीरियंस कस्टमर को देने के लिए हम ओमनी चैनल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब ओमनी चैनल में क्या होता है वो मैं बताते रहा हूँ। मान लीजिए कि आपकी कंपनी की तरफ से या किसी भी ब्रांड की तरफ से मुझे एक मेल आया। अब उस मेल में कोई ऑफर है, कोई डिस्काउंट है, कोई नया प्रोडक्ट है। अब जैसे ही मैं उस मेल को पढ़ूंगा, अगर मुझे इंटरेस्टिंग जैसा लगा, कुछ मतलब अच्छी चीज लगी, तो मैं आपके स्टोर पे विजिट कर सकता हूँ। तो स्टोर में भी जाऊंगा तो वैसे ही कम्युनिकेशन मुझे मिलेगा, वैसे ही सर्विस मिलेगा जो आपने मेल में लिखा है। करेक्ट। अब मान लीजिए इसका अपोजिट करता हूँ, मैं आपके स्टोर में विजिट किया, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा नहीं या खरीदा, आपके आपको मेरा इंफॉर्मेशन मिल गया, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह मिल गया। तो आप वो स्टोर का इंफॉर्मेशन लेके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि एक जैसा एक्सपीरियंस और एक दूसरे से कनेक्टेड रहना, वो बोल सकते हैं ओमनी चैनल। ठीक है। अब हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन इन रिटेल। तो अभी तो एआई हर जगह आ चुका है, याद रखिएगा, ऑटोमेशन भी आ चुका है। पहले एक ऑटोमेशन का एग्जांपल लेते हैं। ऑटोमेशन इन रिटेल क्या है? सब कुछ ऑटोमेटिक होना, ऑटोमेशन उसको बोलते हैं। वो चाहे बिलिंग हो, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड चीजें हो। जैसे मान लीजिए कि आपने ऑटोमेशन अपने स्टोर में डाल के रखा है। ठीक है। अभी जैसे ही एक प्रोडक्ट आपके पास आया है स्टॉक, आप जैसे ही एंट्री करेंगे, वो हर जगह ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट आया और आपने सिस्टम में डाला, सॉफ्टवेयर में डाला, तो वो हर जगह बता देगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट से संबंधित है, कौन इसका स्टोर स्टोर ऑफिसर है, कौन इसको टेक केयर करेगा, ये प्रोडक्ट कितने दिन रहने चाहिए उस पर्टिकुलर प्लेस में। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। तो एक स्टाफ को सारी चीजें पता है कि वो प्रोडक्ट कब एक्सपायर होगा, कितने दिन डिस्प्ले में रहेगा, सब कुछ। अब कस्टमर एक्सपीरियंस में ऑटोमेशन क्या है उसको समझते हैं। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कस्टमर स्टोर के अंदर जाता है, प्रोडक्ट उठा के अपने बैग में रखता है और बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है पेमेंट हो जाता है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। सो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। करेक्ट। तो ये फ्यूचर वाली चीज नहीं बता रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बहुत ही कम लेवल पे है, और बहुत जगह पे ये सारी चीजें हो रही है। अब एक और उदाहरण मैं देता हूँ कि ऑटोमेशन के का बिजनेस में क्या क्या उपयोग हो सकता है या क्या क्या आप करते होंगे। तो मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट है और आप ऑनलाइन को अप्रोच कर रहे हैं कि सारी चीजें हमारे लैपटॉप से हो जाए या मोबाइल से हो जाए। तो जैसे मान लीजिए कोई आपका कस्टमर है, उसने ऑर्डर दिया कि भैया ये 10 डिफरेंट यूनिट मुझे चाहिए। अब आपका सेल्स ऑफिसर क्या करेगा, 10 डिफरेंट यूनिट सिस्टम में डाल देगा। अगर 10 डिफरेंट यूनिट है तो तुरंत ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट होगा, वो सेल्स ऑफिसर पेमेंट लेगा कस्टमर से, फटाफट सारे डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक काम करेंगे। वो चाहे स्टॉक से हो, डिस्पैच से हो, डिलीवरी से हो, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। और कस्टमर को वो सेल्स ऑफिसर तुरंत बता देगा कि किस दिन ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ, ऑटोमेशन का एक और उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए आप लोग मैकडोनल्ड्स जाते होंगे। अच्छा, माफी चाहूंगा, मैं बड़े ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिकल चीजें हैं तो बोलनी पड़ती हैं। आप जैसे भी जैसे मैकडोनल्ड, केएफसी, बर्गर में जाते हैं आप, ठीक है, आप ऑर्डर देते हैं। करेक्ट। ऑर्डर देते हैं तो वो जो कैशियर होता है आपको एक टेबल नंबर दे देता है और आप टेबल नंबर पे बैठ जाते हैं। वो कैशियर किसी से कम्युनिकेट नहीं करता है, वो सब सिस्टम है। जैसे ही ऑर्डर पंच होगा, पेमेंट हो जाएगा, वो तुरंत दूसरा बंदा वहां पे रहेगा, आपको दिखेगा भी, वो तुरंत पैकिंग करना स्टार्ट कर देगा, एंड विद इन 5 to 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट, आज तक मुझसे इतना ज्यादा टाइम नहीं लिया है किसी भी इस ब्रांड ने, तो 10 मिनट के अंदर आपको वो टेबल पे लाके दे देता है कि सर आपका ऑर्डर रेडी हो गया। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। करेक्ट।
अब इन सब चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है, वो भी बता रहा हूँ। अब देखिए, किसी भी बिजनेस में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप उबर, ओला, रैपिडो या फिर ऐसे बहुत सारे ऐप है जो उसको आप बुक करते होंगे, करेक्ट। एक बार अगर कोई डेटा आपने डाल दिया पर्टिकुलर टाइम में, तो जैसे ही आप कैब बुक करेंगे उस टाइम में उसका लोकेशन बाय डिफॉल्ट लेने को कोशिश करेगा। सो इसको बोलते हैं एआई। मतलब ऐप समझ रहा है आपको कि इस पर्टिकुलर टाइम ने आप इस जगह के लिए बाइक या कार बुक करते हैं, करेक्ट। ये हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक और उदाहरण देता हूँ। अगर मान लीजिए आप गूगल में कोई चीज भी सर्च करें, करेक्ट। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, किसी प्रोडक्ट का आपने सर्च किया, मान लीजिए फ्रिज हो गया, करेक्ट। तो आप फ्रिज से संबंधित जितने भी एडवर्टाइजमेंट होंगे वो आपको आपके मोबाइल पे दिखना चालू हो जाएंगे। आप अगर होटल बुकिंग करने जाएंगे तो भी दिखेगा, आप किसी ब्लॉगिंग को पढ़ने जाएंगे उस समय भी दिखेगा। गूगल दिखाएगा आपको, भैया इस ब्रांड का फ्रिज है देख लो, करेक्ट। तो इसको भी एआई बोलते हैं। आप एक और उदाहरण ले लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिटेल में क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप जैसे ही किसी स्टोर में विजिट करेंगे, वहां पे अपना इनका एक सिस्टम होता है, ठीक है। और सिस्टम के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आप जैसे बिलिंग वगैरह करा रहे हैं तो आपके बेस्ड ऑन लास्ट परचेज रिकॉर्ड के हिसाब से आपको बहुत सारे ऑफर दे दिए जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, याद रखिएगा। मतलब जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है बेस्ड ऑन दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज और समझते हैं कि आर्टिफिशियल सभी लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जो एआई सिस्टम है ना, इनिशियल स्टेज पे हो सकता है थोड़ा महंगा लगे, और ये छोटे बिजनेस के लिए नहीं है, ये सब बड़े बड़े बिजनेस लेवल पे किए जाते हैं जिनके बहुत सारे ब्रांच ब्रांच है, ब्रांड है, वर्ल्ड वाइड है या फिर डोमेस्टिक है, करेक्ट, उनके लिए। तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा महंगा साबित होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपका एक इन्वेस्टमेंट रहता है और आप धीरे धीरे रिकवरी कर जाते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एआई का बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, लेकिन समवेयर हम थोड़ा लॉस भी कर लेते हैं एआई की वजह से। यस, कभी कभी लगेगा कि कस्टमर कुछ सर्च कर रहा है और आपको सिस्टम बोल देगा भैया कस्टमर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, क्या आपके पास कुछ है दिखाने के लिए, तो आपके बहुत सारी चीजें आप दिखा रहे हैं उसको। उसके वजह से आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, जबकि वो कस्टमर सर्च नहीं कर रहा है, उसको नहीं चाहिए, वो सिंपली ऐसे ही डाल दिया, गलती से उसका क्लिक हो गया, करेक्ट। तो ये छोटे चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन रख नहीं सकते, ये सारी चीजें होंगी। अब बात करते हैं पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। अब पर्सनलाइजेशन क्या होता है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी होटल में गए और आपने होटल में अपना रूम बुक किया फर्स्ट टाइम। अब वो जो होटल का कैशियर होगा या होटल का असिस्टेंट होगा, रिसेप्शनिस्ट होगा या फिर रेस्टोरेंट मैनेजर होगा जहां पे आप खाना ऑर्डर किए होंगे या कुछ बातें बोले होंगे, वो आपके इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। वो आपके कस्टमर प्रोफाइल में लिख देगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे चिली पसंद नहीं है, तो लिखेगा इस कस्टमर को चिली रिफर नहीं करना है। सोचिए, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, आपका वो पर्सनल केयर कर रहा है। अब एक बात हो सकता है कि मान लीजिए कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है और जब भी जाते हैं अपने बातों को डायरेक्ट रखते हैं, तो वो भी लिख देगा फीडबैक में, कस्टमर प्रोफाइल में, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट कस्टमर। बहुत ही थोड़ा टेढ़ा कस्टमर है, इनसे ज्यादा बात नहीं किया जाए, जो है बस टू द पॉइंट होना चाहिए, करेक्ट। अब और क्या पर्सनलाइजेशन हो सकता है। मान लीजिए कि मैं किसी रिटेल स्टोर में जाता हूँ बार बार और सिर्फ शेविंग किट ही खरीद कर आता हूँ। हाँ, तो वो जैसे ही नया शेविंग किट कुछ आएगा तो वो मुझे मैसेज भेजेगा, सर यू गॉट अ न्यू ऑफर, न्यू वे ऑफ शेविंग, करेक्ट। वो बोलेगा, बताएगा अपने से, करेक्ट। अब पर्सनलाइजेशन और क्या हो सकता है। मान लीजिए कि जो सिस्टम है कंपनी का वो समझ रहा है कि ये कस्टमर तभी आता है हमारे स्टोर में जब कोई ऑफर चलता है।
तो ऑफर जैसे ही आने वाला होगा आपको बता देगा, हाँ, कि सर ऑफर इज गोइंग ऑन, 5% ऑफ। तो मैं आ जाऊंगा कुछ खरीदने के लिए। करेक्ट। तो ये सारे पर्सनलाइजेशन होते हैं और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होता है। मतलब जो भी अप्रोच है वो कस्टमर के इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि कस्टमर है तो सब कुछ है। करेक्ट। सारी चीजें कस्टमर को बिंदु में रखकर ही बात की जाती है, याद रखिएगा। मान लीजिए कोई भी ऑफर डिस्काउंट पॉलिसी आप बना रहे हैं, तो आप हमेशा कस्टमर को ही सेंटर पॉइंट बनाएंगे, तभी आपका जो रिटेल बिजनेस है इंप्रूव होगा। ठीक है। फिर है सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिटेल। अच्छा, ये काफी बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे बुक अवेलेबल होंगे, बहुत सारे राइटर्स ने लिखे होंगे इसके ऊपर, नो डाउट। तो सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी मतलब कि हम लॉन्ग टर्म सरवाइव करें, हम इन्वायरमेंट को अ, शुद्ध रखें। करेक्ट। हम लोगों को ऐसी चीजें दें जिसके वजह से उनका लाइफ सुधरे। हम अ, जब भी एआई या फिर ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, तो हम ये भी कोशिश करें कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट करें। करेक्ट। और लोगों की भागीदारी ज्यादा हो। करेक्ट है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए फ्यूचर रिटेल के लिए। याद रखिएगा, किसी भी बिजनेस का फ्यूचर तभी सुरक्षित है जब उससे संबंधित सारे स्टेक होल्डर हैप्पी हों। अभी एक चीज बता रहा हूँ, आपने मान लीजिए कि एक स्टोर खोला, वहां पे ना कैशियर है ना कुछ है, कोई भी नहीं है। बंद, कस्टमर आएगा, बैग में प्रोडक्ट डालेगा और चलता बनेगा। तो आप यहाँ पे सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? सोसाइटी को क्या सिखा रहे हैं? सोसाइटी को ये बता रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट रहिए, आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमारा कोर वैल्यू किधर गया? हमारा नेचुरल रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट होगा? करेक्ट। सोसाइटी कैसे डेवलप होगा? एक दूसरे के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा? करेक्ट। तो ये इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब रिटेल बिजनेस का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मान लीजिए कि आप, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे कार्बन ज्यादा बनता है, तो क्या आप ट्री प्लांटेशन में ध्यान दे रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं? करेक्ट। या फिर मान लीजिए ऐसा रिटेल बिजनेस कर रहे हैं जहां पे पानी का ज्यादा उपयोग हो रहा है, तो आप पानी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना पानी वापस कर दे रहे हैं सोसाइटी को? करेक्ट। तो ये सब छोटी चीजें हैं, इनको बड़े डीप से समझना चाहिए। तो ले दे के इस पे एक चीज समझिए कि हम सभी ह्यूमन हैं, और ह्यूमन का अपना एक इमोशनल अप्रोच होता है, उस पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और सारे ब्रांड करते हैं, याद रखिएगा। और ये किया जा रहा है फ्रॉम द डे वन। फिर है एडॉप्टिंग टू चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड। हाँ, तो याद रखिएगा, आप ट्रेडिशनल बन के नहीं रह सकते हैं, आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, और लोगों को भी अडॉप्ट करना है, लोगों के थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास कोई छोटा सा रिटेल स्टोर है, और कस्टमर अगर आपके स्टोर के अंदर आए और आप उसका वेलकम न करें, आप उसके बातों को न समझें, तो जान जाइए कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि जो दूसरे ब्रांड है, जैसे ही कस्टमर डोर के अंदर आता है, तुरंत उनका स्वागत किया जाता है, उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाता है। करेक्ट। उनसे अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप ट्रेंड में नहीं है, आप कस्टमर के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हैं। अब दूसरा चीज क्या है? ट्रेंड और मार्केट बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर। पैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि जो बहुत ही पुराना हो चुका है, जो ज्यादा लोग खरीद नहीं रहे, तो आप अपने प्रोडक्ट डेक को भी अपडेट कीजिए, कि हम ऐसे प्रोडक्ट रखें जो हमारे सोसाइटी को चाहिए, रनिंग हो। करेक्ट। आप एडॉप्टिंग टू चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर में क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि आप बहुत ही सीनियर पर्सन है और आपके कस्टमर यंग है, आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो यंग कस्टमर खरीदते हैं। तो यंग कस्टमर से बात करने के लिए यंग लोग ही होने चाहिए, याद रखिएगा। क्योंकि अगर एक 18 साल का बच्चा है जो आया आपके स्टोर में कुछ भी खरीदने के लिए, और आपकी एज 60-70 है, तो आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाएगा।
तो इन बातों का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जो सिर्फ लेडीज से संबंधित है, तो आपके स्टोर में लेडीज स्टाफ होना जरूरी है, फीमेल स्टाफ होना जरूरी है, क्योंकि हमारा ये सोसाइटी है, उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है। आप एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाल दी और बोला कि नहीं, इस पॉलिसी के अंतर्गत ही सब काम होगा, या फिर बोल लीजिए कोई नए टैक्स को इम्प्लीमेंट कर दिया और आप उसको अपोज कर रहे हैं, नहीं करना है। वो तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया है ना, बहुत सोच समझ के बनाया होगा, तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका स्टोर है, बहुत पुराना हो गया, आप उसको रिनोवेट नहीं करा रहे हैं, तो नए कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आएंगे। तो मार्केट ट्रेंड है कि हर 3 साल 5 साल में हमारा स्टोर का लुक चेंज हो जाता है, हमारे पास नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, नए टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं, तो आपको अडॉप्ट करते रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप हमेशा बिल जो है लिख कर बनाते हैं, लोग इसको अब पसंद नहीं करते हैं, कंप्यूटराइज बिलिंग होना चाहिए। करेक्ट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम बात कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत काफी बड़ा हो जाएगा, तो इतना ही। अब चलिए इंग्लिश में समझ लेते हैं कि फ्यूचर ऑफ स्टोर मैनेजमेंट मीन्स व्हाट। सो ओमनी चैनल रिटेलिंग एंड सेमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। So what is omni channel? Before understanding omni channel, let's understand what is multiple channel. So there are two things: omni channel and multiple channel. What is multiple channel? Suppose you have a four different source of business. Okay, like you are getting business from email, you are getting business from online platform, you are getting business from physical store, you are getting business from through the consultant, or you are getting business from government side and all the thing, blah blah blah. Correct. So this is multiple channel, and each channel will have their own different policy, own different way of doing business. Correct. Now let's understand what is omni channel. So omni channel means what? All the department works together. Very simple. Now I'll give you an example. Suppose you have a multiple channel, one customer reaches to you by email, correct? So maybe you can have a different way of talking, different offer, different product and all the things. But suppose one customer reached to your store under omni-channel policy. So his data, the company can use everywhere, for emailing, for SMSing, for Facebook, social media, then for physical store, even he will share, the company will share the data to consultant also. Correct. So in omni-channel means you will get unique experience, same experience. There will be no differentiation. Yes, whatever the process will be in your physical store, same process will attach to online channel also. Yes, so omni-channel means keeping all the experience all together, no differentiation. So like I can, book the order online, I can collect order offline also. Or I can go to store and can book the online product, and that can be delivered to my home. So these are all channel works together under omni-channel, and it's very tough also. Huh? But the omni-channel is not for the smaller business. Generally, it goes for the bigger task. But depend on you what kind of business you are doing. Correct. Then artificial intelligence and automation in retail. So let's understand what is automation. Automation means everything automatic, from order to till delivery. No problem. Everything will happen automatic. Let's have an example. So you may be going to McDonald's, KFC, Burger, and all the places, correct? So when you give an order, after the payment, the order get processed automatic through the software and display and all the things. The moment you have given order, cashier will punch the order, and that will go to the dispatch section. One person will be keep on making burger, one person packaging, and one person will come and will give you on your table. Correct. So that is automation. One more automation example. Suppose your sales officer went to some kind of a customer and he is given some order and payment done. The moment order done, payment done, the dispatch team, delivery team will work automatic, and within a few seconds, the salesman will tell to customer, sir,
Within 2 days, product will come. This is also automation. Correct. One more example, when you are giving order on online platform, correct? You see, immediately you will get to know when order is coming. And you need not to call to company, you are keep on getting update and message. Where is your order? When it will come? When it's got dispatched? Where it is reached? Correct. So this is all automation. Now, what is artificial intelligence? So artificial intelligence all based on a pre-data, recorded data, whatever, based on experience. Correct. Now I'll give you. Suppose you have a retail store. Correct. Few customer will come only when you have some different kind of a shaving kit. So this guy will come only when I have a shaving kit, new shaving kit or something different. So I'll give some kind of information. Sir, come. 'Cause I know the customer data. The thing is. Then one more thing, example you take. Suppose some kind of a big advertisements are going on, some kind of biggest digital marketing activities going on online related to fridge or washing machine. What you did, your wife said, or your sister says, or mother says, hey, we need to buy a fridge or washing machine. You have just searched on portal, website, online through mobile. Trust me, at least for a week, whatever you'll do on a mobile, that notification will come. This brand fridge is available, 10% off. So that mobile, that operating system is helping you through the internet. You are looking for the fridge, we know, come to my this brand. Huh? Then what is other example of artificial intelligence? See, nowadays open stores are there where no cashier, nothing. You go and take a bag, keep all the product, whatever you want to take it to home and come out. No question because payment done, everything done, automation. That is also automation, nothing but the part. This is also kind of a AI. Then personalization and customer centric approach. What is personalization? Means very much personal thing. As I said a few minutes back, so you have a customer who's looking for the shaving kit only. So whenever you get a something new shaving kit, you will send the message, sir, please come. We have a new offer on shaving kit. Correct. And some customers will come only whenever offer is going on. So that what is the customer need. Correct. And some customers are like, whenever new products comes, only I'll come. So this is also personalized. So the taste. I'll give you an example. If you go to hotel, correct, and if it's a good hotel, they will record your all feedback, your likes, your interest, whatever you don't like, that also they will keep in the of your personal information. So suppose you came to hotel and you said ki I don't need chili. So that cashier or that receptionist will write in your profile, this particular customer mm, not liking a chili kind of things. So be aware. Or suppose you visited any hotel and you are very strict. So that hotel receptionist will write in your customer profile, he's a very strict guy. Please do not talk a lot. Be only to the point. Correct. So this is personalization and customer centric approach. Means customer centric approach means whatever you'll make policy, offer, business term, these are all will revolve towards to the personal need of a customer. Remember this. Sustainability and social responsibility in retail. What is sustainability? Means we will take care of environment. We will take care of our social responsibility. Correct. What is sustainability? Suppose I have I am doing a kind of business where a lot of carbon dioxide get created. So whether I am planting the tree or not, correct. If I have a business where a lot of water I am using, correct. So whether I am producing a water or not for the society, correct. And same way, suppose my business has a lot of robotic system and all the things. So whether I am able to create the employment for the human or not, correct? So these are all our social responsibility. Remember this, you need to understand the emotions from other sides of, other from different uh, uh,
to have approaches. From different approaches, also, you should understand what exactly you should do when you're doing business. Remember, you are doing a business for human only. Yeah, but if you are not able to motivate to human, then you cannot do the business also. Now, I'll give you an example. Suppose I have seen the video also they have shared on social media and all the thing. You go and direct inside the store and just carry a bag, keep your product and come out, your billing done, and you can take product to your home. So humans are not involved. Means indirectly what you are giving you know a kind of idea to someone. Be independent. You don't need any relation. You can do it yourself. So I need to understand, and business also should understand that without human interaction, you cannot do the business. Correct. Yes. So, and one more thing, like adopting, changing means, well, there a lot of technology will come, lot of new products will come. Those are all you need to accept. There are a lot of fashion in retail, like every 3 years, 5 years, your layout get changed, your store look get changed, correct? So you need to understand. The second thing, what is uh, other things towards to adaptation, like suppose you have a product which are related to ladies, correct? So keep ladies stuff in your store, isn't it? So if you're keeping only gents guy because of the some other reason, that won't help you. You need to see what other people are doing and how they are growing. Yes, adapting to changing consumer behavior and market trend. Again, the whatever things are happening, you need to keep yourself updated. There's a lot of platform where you can learn lot of things related to retail business. तो आज के लिए बस इतना ही मेरे तरफ से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो यस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नॉलेजेबल वीडियो है, इसमें बहुत सारा फैशनेबल थिंग मैंने ऐड नहीं किया है। सो एंजॉय करें हमारे टॉक को। Yes, so till now from my side for today only this much. So please subscribe my channel. And yes, of course, this is a knowledgeable video. A lot of fashionable things I have not added in my video. This is just a talk based on experience. So please share this video to your loved one. Nothing else. We'll come back with a new topic very soon, and you'll be knowing about what are the risks involved in store business, or what are the risks relate to the store manager profile. So this is the new different kind of a topic which I will add to my channel. So thank you.